Hello my dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is your Vinay sir. In the last class, I have discussed the objective section of the mathematics model set 1. Right now, I am going to give you the discussion of the mathematics set 1 subjective part. तो हम लोग ये कहते हैं कि मैथ में पिछला सेक्शन में आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा. अब हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट का मजा लेने जा रहे हैं. तो गेट रेडी टू टेक ऑफ विथ मी. बट आगे बढ़ने से पहले हम ये कहेंगे कि मैथ एक ऐसा पेपर है ना जो कि अननोन कंडीशन में किसी चीज़ को पता लगाने में हमको काफ़ी हेल्प करता है. तो मैथ के बिना हम लोग कहते हैं ना ज़िंदगी अधूरी हो जाती है. तो हम सबको पूरा करने के लिए मैथ्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं. यस तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले आज हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं. और जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वेरी शॉर्ट वाला टाइप में, जो कि ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे. 7 क्वेश्चंस होते हैं और आप देख लीजिए इसमें. तो पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आपका लगे मेरे को कि कॉन्सेप्ट यहाँ विद्यार्थी को थोड़ी दिक्कत आती है, वहाँ पर मैं लिटिल बिट कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करते चलेंगे. तो थोड़ा सा वीडियो अगर लॉन्ग भी होता है तो दैट इज नॉट द इशू. मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराते हुए सॉल्यूशन भी देता चला जाऊँगा, सो दैट कि इफ़ देयर इज ए डाउट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड द सिमिलर प्रॉब्लम यू कैन जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दैट वंस. तो आपके पास यहाँ जो लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब दो फंक्शन दो रूल को एक साथ मिला करके दिया हुआ है और आपको आंसर निकालना है. इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन. दो या दो से अधिक रूल एक साथ अगर मिला करके दिया हुआ है तो हम लोग इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन या इसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं. इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है. आप लोग लेज तो खाते होंगे, ऑफ कोर्स लेज खाते होंगे. तो लेज में हम लोग के पास पहला वेरिएबल्स है आलू, पोटैटो. इफ़ यू आर टेकिंग दिस वन तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग कर लेते हैं, तो कटिंग मशीन में डाल देते हैं. अगर कटिंग मशीन में डाल दिया तो उसके बाद हम लोग उसको अगला प्रोसेसिंग के लिए डाल देते हैं. फिर वहाँ से निकलता है, उसको अगला प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करते हैं. तो एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद ये चेन रूल जो लगा रहता है ना, मतलब एक वेरिएबल लिया उसमें जो प्रोडक्ट मिला दूसरे वाला रूल के लिए वो दूसरा वेरिएबल्स बन जाता है, तीसरे वाले रूल के लिए तीसरा वेरिएबल बन जाता है. ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आपको रूल दिया हुआ है फंक्शन ऑफ फंक्शन. तो सी दिस वंस हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपका क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं. देखिए यहाँ से क्या हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं 1 by 1 को. fx दिया हुआ है 8x क्यूब और gx दिया हुआ है x to the power 1/3. देयर आर 2 रूल्स. अब बोथ आर द अलजेब्राइक रूल्स. दिया हुआ है fx इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इक्वल टू x to the power 1/3. यहाँ कहा हुआ g ऑफ fx, इसको हम लोग गॉफ कहते हैं, या f ऑफ gx रहता तो हम लोग फॉग कहते थे. कई तरह के रूल आते हैं. तो हमारे पास में आ जाइए g ऑफ f और ये साथ में लिखा हुआ है x, मतलब हम लोग ये कह देंगे g ऑफ fx. पहले x को हम लोग f रूल पर लगाएंगे और जो आएगा उसको हम लोग g रूल पर लगाएंगे. तो माय डियर यहाँ से देखिए तो fx क्या लिखा हुआ है, fx x अगर हम अपने मन से लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा 8x क्यूब. अगर इंडिपेंडेंट वैल्यू हम लोग अपने आप से अगर x लिया तो रूल में डालने के बाद हम लोग को मिल गया 8x क्यूब. तो ये देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 8x क्यूब. अब यहाँ से देखिए अगर g वाला रूल में हमारा पास लिखा हुआ है x लेंगे तो x to the power 1/3. तो अब आपके पास क्या लिया हुआ है, x के जगह पर आपका क्या है यहाँ पर 8x क्यूब, मतलब x लेंगे तो x के पावर 1/3. तो अब x के जगह पे आप लोग क्या लीजिएगा 8x क्यूब टू दी पावर 1/3. अब 1/8 का 1/3 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा और x क्यूब का 1/3 करेंगे तो x आ जाएगा. इसका मतलब आपका आंसर हो गया, व्हाट इज द वैल्यू, आपका आंसर आ गया 2x. कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन. अगर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम लोग बात कर देंगे तो ये देखिए ये पहला सेट है जिसमें हमने x ले लिया, यहाँ पे हमने रूल लगाया f, तो यहाँ पर बन गया ये fx और यहाँ पे रूल लगा दिया g,
तो ये बन गया g ऑफ fx। ये इस तरह से वैल्यू रहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिया, रूल लगाए हुए थे, तो fx के लिए f रूल क्या था भाई, 8x क्यूब का हम लोगों ने ले लिया, और जो रूल आया उसको फिर अगला रूल में हम लोगों ने डाल दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, या इसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। एक साथ दो रूल भी हो सकते हैं, तीन रूल हो सकते हैं, या सेम रूल पे दो बार हम लोग लगा सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते थे f ऑफ fx, मतलब यहाँ से जो निकला फिर हम फंक्शन में ही डाल सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं f ऑफ fx। अगर दूसरा रूल होगा तो f ऑफ gx, अगर तीसरा रूल होगा तो हम लोग कहते हैं f ऑफ gx ऑफ hx। ऐसे थर्ड रूल भी हो सकता है। तो एक साथ तीन रूल भी हो सकते हैं, दो रूल भी हो सकते हैं, और सेम फंक्शन पे भी हम दो बार रूल लगा सकते हैं। तो कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एंजॉय द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। टेस्टी सवाल था, है ना। दिस इज द टेस्टी क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन आपका रिलेटेड है इनवर्स से, तो हम आपका दोनों तरफ करके सॉल्व करते चलते हैं, कम जगह पर ही, ताकि आपको सारी बात को समझ में आते रहे। हियर इज योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इनवर्स, दैट इज नोट दिस। tan इनवर्स a और tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स c को सॉल्व करना है। आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला। ये देखिए है tan इनवर्स 2, तो ये देखिए हमारे पास tan इनवर्स 2/11 एंड प्लस 7/24, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ये आपका हो गया। हम लोग सब जानते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, अगर ऐसे कर देंगे तो tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। तो कोई इशू ही नहीं है। हम लोग अगर आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है। फटाफट हम लोग लगा लेते हैं। tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए इसका, 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 बाई, यहाँ से देख लीजिएगा 11 इंटू 24, हम लोग एलसीएम ले लिया। नीचे में देखिएगा तो 11 इंटू 24 माइनस 14 बाई 11 इंटू 24। माय डियर दिस इज योर वैल्यू। ये को आप लोग काट दीजिए, तो हमारे पास यहाँ से आने वाला है tan इनवर्स 48 प्लस 77 बाई 11 इंटू 240 प्लस हमारे पास फिर 24, हाँ 264, 264 माइनस 14। अब इसको हम लोग कर लेंगे तो ये देखिएगा tan इनवर्स जस्ट एडिट, तो हमारे पास 150 एंड 250, कट इट, वैल्यू वी विल गेट दिस वन, tan इनवर्स 1/2, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू वी हैव गॉट इट। सो सी दिस वंस। तो आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको क्लियर होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। जस्ट रूल पे लगा दिया, राइट साइड में हम लोग को प्रूफ करना था, वी हैव गॉट द रिजल्ट। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए ये तो बहुत ही आसान है। y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके। तो हियर सी दिस वंस लिटिल बिट हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। तो ये देखिएगा सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ से ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई, ये देखिए चेन रूल लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स, ये है आपके पास। तो भाई ये देखिएगा, ये अगर सेम रहेगा तो साइन का हमारे पास आ जाएंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का मान 2x और 5 का मान 0। दिस इज योर आंसर। ये देखिए हमारे पास वैल्यू भी बहुत ही आसानी से सब निकलते हुए आंसर आते जा रहा है ना। तो टेंशन नहीं लेने का है, हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। सी दिस वंस, हमारे पास फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ध्यान रखिएगा,
रेट ऑफ चेंज एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है या रेट ऑफ चेंज यहाँ पर कहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, मतलब वेरिएशन ऑफ द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस आपसे पूछ रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, एरिया हम लोग लिख देंगे और dA/dr कर देंगे, तो रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस निकल जाएगा हम लोग को। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए तुरंत बढ़ते हैं। तो ये देखिएगा, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आपके पास क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर है। तो dA/dr का मान अगर हम लोग लिखेंगे तो पाई इंटू dr स्क्वायर बाई dr हो जाएंगे। तो वैल्यू आ जाएगा, पाई है और ये वाला 2r है, हमारे पास वैल्यू पूछा हुआ है dA/dr। r का मान कितने पे, 4 सेंटीमीटर पर, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर रख देंगे। तो दिस इज इक्वल टू पाई है इंटू 2 है इंटू 4 है एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर dA/dr हो जाएगा तो सेंटीमीटर में आ जाएंगे ना। ये देखिएगा डायमेंशनली अगर हम लोग देखेंगे। आगे आइए, इवेलुएट द वैल्यू, इवेलुएट द इंटीग्रल वैल्यू, ये आपके पास पूछा हुआ है। इवेलुएट द इंटीग्रल वैल्यू, तो हम लोग ने तुरंत लिख लेते हैं इंटीग्रल वैल्यू को निकालने का क्या तरीके होंगे। तो इंटीग्रेशन में आप लोग देखिए, आपको लिखा हुआ है ये आपका वैल्यू है √x -1/√x होल स्क्वायर एंड दिस इज dx। कोई टेंशन नहीं है, इसको तोड़ देते हैं, x प्लस 1/x माइनस 2 इंटू √x 1/√x इंटू dx। कट कट अगर मेरे पास हो गए हैं तो मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू कैसे आ रहे हैं भाई, तो ये देखिएगा है x dx प्लस dx/x और माइनस 2 dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए, x² 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c, दिस इज योर आंसर। ओके, कहीं कोई आपके पास परेशानी का कारण नहीं है और आई थिंक सो कि इट इज़ इजी सेक्शन एंड बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। आप लोग देख रहे हैं ना, ये इजी सेक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स है, बहुत ही इजी ढंग से आप इसको निकाल सकते हैं, राइट। और मैथमेटिक्स में एक चीज़ तो है कि हमेशा दिमाग को ओपन करके रखिए कि अननोन कंडीशन में हम किसी तरह से कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आगे का स्टेप में तो हम लोग को पता नहीं होता है और अब पता नहीं है उस अननोन कंडीशन में हमको आगे बढ़ना होता है। इट मीन्स देयर शुड बी लॉजिक एंड एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ योर नॉलेज। अपना जो नॉलेज है उसको हम अगला अगला स्टेप्स में हम कैसे सोचते हैं और कैसे प्रोसेस से चलेंगे ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, लोग कई तरह से होते हैं। एक होते हैं कि बने हुए पाथ पर चलते रहते हैं और क्योंकि वो रूल दिया हुआ है और सब पाथ बना हुआ है। दूसरा होता है कि एकदम अननोन पाथ पर चल करके अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। वो मंजिल तक पहुंचने वाला में आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है कि कुछ भी पता नहीं रहता है, लेकिन आगे हमको सर्टेन पैटर्न होता है, सर्टेन प्रोसेस होते हैं और उसको हम लोग फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक चलते रहते हैं। तो हैव गट्स टू मूव अहेड बाय फॉलोइंग द प्रॉपर स्टेप्स एंड थिंक लॉजिकली। लॉजिक जरूर लगावें और फार्मूला टिप्स पे जरूर रखें, क्योंकि फार्मूला का डेरिवेटिव ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर रहता है। क्योंकि फार्मूला जब क्लियर है और फार्मूला का पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे आपको सवाल का आंसर निकालना अपने आप आसान हो जाएगा। तो हम लोग बिना समय गंवाए ही आगे बढ़े चलते हैं। ये देखिएगा अगला जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई जेड एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अगर हम लोग को निकालना है, अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो मान लीजिएगा कि हम लोग सब जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन, किसी भी लाइन को अगर स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्शन कोसाइन का मान आप लोग सब जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। लाइन ये दिखा हुआ है क्या, लाइन मैक्स ये दिख रहा है ना, इफ ए लाइन मैक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई जेड एंगल, तो हम लोग अल्फा अल्फा कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस अल्फा का मान हमारे पास आ जाएगा 1/√3। ओके, बनाती है तो इसके दिक् को साइन ज्ञात करें, डायरेक्शन को साइन आपको 1/√3 1/√3 1/√3 तीनों का मान बराबर है
तो आंसर हो जाएगा 1/√3, 1/√3 एंड दिस इज आल्सो 1/√3। दिस इज योर आंसर। आगे में अगर आप लोग देखेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2PA 2PB आपको लिखा हुआ है। PA प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A व्हेन B हैज ऑलरेडी हैपेंड दैट्स वैल्यू इज गिवन। देन हम लोग को इवेलुएट करना है PA इंटरसेक्शन B का व्हाट इज द मीनिंग, ये हम लोग कैसे निकाल लेंगे। तो आप आसानी से देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सो ओके, तो आपके पास हमारे पास वैल्यू है PA, दिस इज PA का मान, इतना का मान हमें यहाँ दिया हुआ है, तो PA का मान हमारे पास कितना वैल्यू हो जाएगा 5/26। PB का मान माय डियर दिया हुआ है, दिस इज 5/13, ये देख रहे हैं ना 5/13। 2PA इक्वल टू 5/13 और PB इक्वल टू इतना दिया हुआ है। और यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A व्हेन B हैज ऑलरेडी हैपेंड, दिस कुड बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय हैपनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी PB, ये लिखा हुआ है। तो आपके पास व्हाट यू वांट दिस वन PA इंटरसेक्शन B चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपके अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B इनटू PB। देखिए यहाँ से तो मेरे पास वैल्यू आ गया है, PA इंटरसेक्शन B का मान दिया हुआ है 2/5, देख रहे हैं ना 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A व्हेन B हैज हैपेंड, तो ये वैल्यू और PB का मान हम लोग 5/3 है, 5/13 है, 5/13 ये कट कर गया तो 2/13 दैट इज योर आंसर आपके पास है। किसका भैया, PA इंटरसेक्शन B का मान 2/13 है। आई थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं आया होगा, क्योंकि ये आसान सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था और सब्जेक्टिव पार्ट में मतलब ऑब्जेक्टिव का स्टैंडर्ड था जिसको हम लोग शॉर्ट टाइप में कहते हैं। अब थोड़ा सा इससे बड़ा वाला सेक्शन आ रहा है, तो हम बोर्ड के दाएं बाएं करके लिखते चले जाते हैं, 1 by 1 करके बनाते हैं, थोड़ी सी समय लगेंगे, बट हैव गट्स एंड पैशन एंड एंजॉय द मैथमेटिक्स। हम बार बार बोलते हैं कि अगर मैथ बना रहे हैं तो सवाल को देख करके आपको टेंस होकर के मुंह नहीं लटकाना है ना। डोंट जस्ट एंजॉय एंड आप ये मैथ को जब एंजॉय करेंगे ना तो आपको मैथ का सवाल में इंटरेस्ट आ जाएगा और कब कितना सवाल बना जाएंगे ये पता ही नहीं चलता है। तो हमको लगता है कि मैथ से दोस्ती कर लीजिए और यही मैथ्स आपको बहुत ही मंजिल तक ले जाती है ना। ये मैथ्स का इक्वेशंस जो है ना देखने से लगता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इसकी भाषा को अगर समझ जाइएगा तो नेचर में वट एवर द फिनोमेना हैपनिंग दैट ऑल नेचुरल फिनोमेना दैट कुड बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आप थोड़ा सा इसके लैंग्वेज की भाषा को समझें, नेचर में जो भी घटना हो रही है उसको मैथ के इक्वेशन से चाहे आप वहाँ अप्रोच कर पा रहे हैं चाहे अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, माइक्रो टू मैक्रो लेवल ऑफ द फिनोमेना कुड बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो आपके पास थोड़ी सी मैथ में दम लगा करके और इंटरेस्ट के साथ में आप बने रहिए और इन्जॉय कीजिए सब्जेक्ट को, क्योंकि ये हम लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग ये स्टेप्स देख रहे हैं ना कि भाई अगर सर्टेन टाइप का प्रॉब्लम आता है, सर्टेन पैटर्न हमको दिख जाता है, तो उस टाइप के फिनोमेना नेचुरल फिनोमेना को हम लोग सर्टेन रूल्स सॉल्व करते हैं और वही रूल्स सबसे जो हम लोगों ने सीखा हुआ है उसी का यूज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट, सेक्शन बी है, सब्जेक्टिव पार्ट का सेक्शन बी है। तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि हम बहुत ही आसानी से जगह लेकर के बना दें। तो आप देखिए इसमें एकदम ही साइड हम लोग कर देते हैं ताकि हमको फुल इसके जगह मिल जाए। दिस इज 8 नंबर क्वेश्चन है, तो हम 8 नंबर क्वेश्चन को ये देखिए हम यहाँ से ले रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट में देखिएगा 1 प्लस ए है 1 है 1 है 1 है 1 प्लस बी है 1 है 1 1 1 प्लस सी है और ए बी सी है और साथ में लिखा है 1 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। माय डियर डिटर्मिनेंट इस सब का जो प्रॉब्लम होते हैं ना, बहुत सारे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम जो प्रूफ करना होता है, आंसर हकीकत में देखिए तो वहीं पर दिया हुआ रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कि 1 बाई ए कैसे आएगा, 1 बाई बी कैसे आएगा, तो ऑफकोर्स रो में से या कॉलम में से किसी में से आप ए को खींच लो, फिर बी को खींचो, फिर सी को खींच लो। तो अपने आप देखिएगा, इफ़ यू टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो,
बी फ्रॉम द सेकेंड रो एंड सी फ्रॉम द थर्ड रो, या कॉलम वाइज बात कीजिएगा तब भी हमारे पास ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ए बी सी भी है और साथ में 1/, के टर्म में आया हुआ है, तो जो कहा हुआ है हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या कर लेते हैं, तो फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट कॉलम से हम लोग निकाल लेते हैं ए, तो वैल्यू हमारे पास सेकंड कॉलम से हम लोगों ने ऐसे मार्क कर देते हैं, यहाँ से हम लोगों ने ए निकाल लिया, यहाँ से हम लोगों ने बी खींच लिया, यहाँ से हम लोगों ने सी। कोई कहेगा कि सर हम रो से नहीं ले सकते हैं, क्या ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रो से आप ए ले सकते हैं, इस रो से बी ले सकते हैं और थर्ड रो से आप सी ले सकते हैं। भाई ये आपकी चॉइस है, मैथमेटिक्स है, एक रास्ते नहीं होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आपको घर जाने के लिए अनेक रास्ते होते हैं, देयर आर मेनी वे एंड यू विल फॉलो दिस वन, समवन इज स्मॉल, समवन इज लार्ज, समवन इज टफ, समवन इज ईजी। ऐसा रास्ता आपको घर जाने तक होते हैं, बट पहुंचते तो घर ही तक है ना। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी है, कुछ आपका स्टेप शॉर्ट पड़ता है, कुछ लॉन्ग पड़ता है, बट सॉल्व जरूर होगा। तो आप कहेंगे कि एक यही रूल है, इट्स नॉट लाइक दैट। आप टारगेट सोचो कि हमें ऐसे वहां पहुंचना है, ऐसा फॉर्मेट चाहिए, तो आप रो में से ये काम करेंगे या कॉलम में से करेंगे, दोनों में से बनेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम से ए को खींच लिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कह दिया ए, फिर कह दिया बी और फिर कह दिया सी। अब देखिए फर्स्ट में से अगर हम ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो वैल्यू डिवाइड कर दीजिए, हमारा पास आएगा 1 + 1/a, आगे में आ जाएगा 1/a, यहाँ पर आ जाएगा 1/a, ऐसे यहाँ से लिखेंगे 1/b, 1 + 1/b, 1 + 1/c, यहाँ से आ जाएंगे 1/c और ये भी वैल्यू है 1/c और ये है 1 + 1/c। चेक इट। अब हम लोगों ने क्या कर लेते हैं माय डियर, सो देखिए एकदम ही आसानी से हो रही है। तो पहला टर्म हम लोग के ए बी सी चाहिए था, वी हैव गॉट इट। अब राइट नाउ वी वांट द टर्म कंटेनिंग 1/a, 1/b, 1/c, ऐसा टर्म चाहिए ना। तो आप देखिएगा डिटर्मिनेंट में, फिर से कहते हैं, डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम से एलिमेंट को आप कॉमन लीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में जानते हैं कि अगर हम कोई एलिमेंट को कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंट में से निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम वाइज बात करते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। अब देखिए कि हमको लाना है 1/1 + 1/a, 1/b, 1/c। तो ये देखिएगा ऑपरेशन को हम लोग यहाँ से क्या कह देते हैं कि भाई मेरे सब कॉलम को जोड़ देते हैं। तो ऐसा काम कर देते हैं, C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3। ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने लगा दिया, तो मेरे पास वैल्यू मिल जाएंगे A B C तो है ही है, 1 + 1/a, ये ऐड कर लीजिए 1/b, 1/c, फिर से 1 + 1/a, 1/b, 1/c, ये सबको जोड़िए यहाँ से। तो जोड़िएगा तो यही टर्म आ जाएगा। फिर इसको नीचे वाला का ऐड कीजिए, 1 + 1/a, 1/b एंड 1/c। अगला है 1/b, 1 + 1/b और 1 प्लस, यहाँ से देख लीजिए जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू जो आ रहे थे 1/b है। भाई यहाँ पर चेक कीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रहे हैं। यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है ये वाला वैल्यू है 1/b। हम लोगों ने इसमें से a को कॉमन लिया, इसमें से b को कॉमन लिया, इसमें से c को कॉमन लिए हुए हैं। तो वैल्यू हम लोग को देख लीजिएगा 1/c, एक एक करके ये देख लीजिए। वैल्यू हमारे पास लास्टली आ रहा है 1/b, 1 प्लस, ये देखिए 1 + 1/b और ये है 1/b। फिर से माय डियर यहाँ से देखिए 1/c, 1/c, 1 + 1/c, ये इतना वैल्यू आया। चेक कीजिए यहाँ से, आप लोग अगर ये चाहें आप लोग यहाँ से, तो ये वाला टर्म सबको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, राइट, ये कॉमन है। तो ये देखिए कॉलम नंबर 1 में सारे एलिमेंट कॉमन है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगे। तो ये देखिए आप व्हाट द टर्म यू विल गेट इट हियर। तो थोड़ी सी हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो कॉमन लीजिए, A B C में कॉमन लेंगे 1 + 1/a, 1/b, 1/c। मेरे पास डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रहे हैं 1 1 1, 1/b, 1 + 1/b, 1/b, 1/c, 1/c,
1 प्लस 1/c। अब माय डियर जो हमको लाना था वो चीज़ तो आ गया, इसका मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होना चाहिए। तो हम लोग ये से एक काम कर देते हैं कि फर्स्ट वाला टर्म को हम लोगों ने छोड़ देते हैं ये, तो हम लोग ऐसे स्टेप्स लिख देते हैं R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। पहला बात, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ऐसे हम लोग स्टेप्स ले लेते हैं और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू डिटर्मिनेंट का हम लोग निकाल देते हैं। तो देखिए जो लाना है वो तो आ गया, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होगा ही होगा। तो कैसे होगा? यू हैव टू प्रूव इट। 1/b एंड दिस इज 1/c। ये देखिएगा वैल्यू हम लोग कह देंगे 1/b एंड 1/c। ये आपको यहाँ पर आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएंगे 0। ये देखिए टर्म को हम लोग, ये R3 है, इसमें से ये वाला टर्म को हम लोग माइनस करते जा रहे हैं। दिस इज 0 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? 1। अब देखिए डिटर्मिनेंट में जैसे ही आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे ये वाला टर्म के रेस्पेक्ट में, और ये टर्म सब आपका 0 0 है, तो एक्सपेंशन सिर्फ हम लोग अगर कॉलम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म का एक्सपेंशन वैल्यू रहेगा, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग बोलेंगे तो हमको लिखने के लिए ऐसे आ गया आंसर ABC 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c इंटू, हमारे पास ब्रैकेट में देख लीजिए यहाँ से 1 इंटू 1 माइनस 0। दिस वैल्यू इज ABC 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c। दिस इज योर प्रूव्ड है आपके पास आंसर में। तो हम लोग को जो डिटर्मिनेंट का जो मान था उसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्लियर हो गया। ये जो वैल्यू निकाले इसको हम अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन कर देंगे कॉलम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में, तो 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आ रहा है, बाकी में 0, एलिमेंट ही 0 0 है, तो जो भी हम आगे फैक्टर लेंगे वो 0 0 आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन का मान 1 आ गया। इट मीन्स वी हैव गॉट द डिटर्मिनेंट वैल्यू इन द गिवन फॉर्मेट कि भाई हमको इतना लेफ्ट इज इक्वल टू राइट लाने थे तो हम लोगों ने ले रखा है। अब आइए दूसरा वाला टर्म हम लोग लेते हैं। भाई क्या है सवाल क्वेश्चन है हमारे पास कंटिन्यूटी के लिए। अब राइट साइड में हम लोग ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एकदम कंप्लीट कंटिन्यूटी। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। माय डियर आप लोग जानते हैं कंटिन्यूटी का कंडीशन कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो जिस पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी, मतलब वो फंक्शन कहीं बीच में ब्रेक ना हो, ये साबित करना है। अगर ब्रेक हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस, और कहीं भी ब्रेक नहीं होगा मतलब एक जगह से अगर हम लोग हाथ चलाएं और दूसरे जगह पहुंचने में कोई हमें पेन को उठाना नहीं पड़े, ऐसा टाइप के फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कह देते हैं। और इसका शर्त यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट विच वी आर चेकिंग द कंटिन्यूटी। मतलब जिस बिंदु पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, उसके लेफ्ट साइड में वैल्यू और उसके राइट साइड में वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यही चीज़ हम लोग को चेक करना है। और एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो ध्यान दीजिए 0 पर के लिए फंक्शन है x प्लस 1, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन है x प्लस 1, 0 से छोटा के लिए फंक्शन है साइन x बाई x। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट 0 से पीछे के लिए रूल है साइन x बाई x, और पॉइंट 0 से आगे के लिए x प्लस 1, एंड एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 हियर इज द इक्वल साइन, सो वी विल यूज कि f0 का वैल्यू क्या होगा। तो f0 के लिए फंक्शन कौन सा होगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा x प्लस 1। तो माइंड इट हियर फॉर द कंटिन्यूटी के लिए हम लोग अगर फंक्शन का मान लिखें तो ये देखिए तरीका ये है, लिमिट, ओके, लिमिट हम लोग रूल लिख देते हैं पहले, x टेंस टू a माइनस h टेंस टू 0। हम रूल लिख रहे हैं ना, रिमेंबर इट। इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। कौन सा पॉइंट लिए हैं, तो हम a पॉइंट पर फॉर्मूला लिख रहे हैं और a का मान आपको यहाँ दिया हुआ है 0, तो आगे हम लोग लगा देंगे 0। हम जनरल एक कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं a प्लस h टेंस टू 0। इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू f(x) इज इक्वल टू fa, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनाइट मान होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए।
फाइनाइट एंड यूनिक होना चाहिए। भाई हम किसी तरह से सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर ऐसा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो माय डियर, पहला काम हम लोग कहते हैं जीरो पर के लिए रूल क्या है, तो हम लोग देखिए f0 का मान अगर लिखेंगे तो f0 इक्वल साइन कहाँ दिया हुआ है, तो ये देखिए 0 ग्रेटर और इक्वल के लिए रूल है हमारे पास, देख रहे हैं ना, x + 1, तो हम लोग लिख देंगे दिस इज 0 + 1, वैल्यू आ गया 1। f0 + h अगर हम लोग कह देंगे f0 + h, और ये वैल्यू है लिमिट कितना, h टेंस टू 0, पॉइंट से थोड़ा सा आगे, तो 0 से थोड़ा सा आगे, तो 0 से थोड़ा सा आगे के लिए भी हमारे x > 1 के लिए रूल यही है। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे 0 + h + 1 लिमिट सॉरी h टेंस टू 0, तो जैसे ही h का मान हम लोग 0 रख देंगे तो वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब आइए आप लोग का मान लिखा हुआ है, सोच समझिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू का मान हम लोग के पास लिखा हुआ है, ये देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 - h टेंस टू 0। माय डियर 0 - h, 0 में से थोड़ा सा पीछे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ देखिएगा 0 में थोड़ा सा पीछे, तो लेस देन 0 में रूल कौन सा है, sin x/x, तो हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया है sin x/x। अब ऐसा कहते हैं x का मान हम लोग रख देते हैं, तो ऐसा कर देते हैं लिमिट h टेंस टू 0। पहले ये वाला कंडीशन जो हम लोग लगाते हैं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ये वाला जो पॉइंट हम लोग चेक करते हैं, इससे हमें फंक्शन सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। 0 - h देखने से लग रहा है कि x < 0 है, तो हम लोगों ने ये रूल को सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही हम लोग ये रख लिया तो x का मान अब यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो आप लोग रखिएगा साइन 0 - h, नीचे में है 0 - h। अब ये वैल्यू को हमारे पास ये रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आपके पास आ गया साइन h/h, ये निगेटिव साइन और ये निगेटिव साइन आपका कैंसिल कर जाएगा, तो वैल्यू बदलिएगा। तो हम लोग सब जानते हैं साइन h/h, h टेंस टू 0 में वैल्यू इसका 1 आता है। तो बताइए हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन में मान कितना आया, 1। ये देखिएगा राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, तीनों का तीनों मान हम लोग बराबर है। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पर्टिकुलर पॉइंट x = 0। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोगों ने कंडीशन याद कर लिया है कि कंटिन्यूटी का क्या शर्त होते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट दैट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू और दैट मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। इसका सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि जो पॉइंट दिया रहे, ध्यान रखिए, जब कभी भी सिलेक्ट हम लोग करेंगे तो जो पॉइंट दिया रहे, यहाँ पर क्या पॉइंट दिया हुआ है x = 0, तो x = 0, 0 से थोड़ा सा पीछे और 0 से थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा को क्या कहते हैं, टेंस टू 0, थोड़ा सा को क्या कहते हैं, टेंस टू 0। ओके, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो हम लोग ऐसे कह दिए टेंस टू 0, मतलब पॉइंट से थोड़ा सा पीछे लिए हुए हैं, तो 0 से थोड़ा सा कम, तो ये देखिएगा लेफ्ट हैंड के लिए ये आ जाएगा, राइट हैंड के लिए ये आ जाएगा, और इक्वल साइन भी यहाँ दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला वैल्यू भी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है जिसका कि वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है 3x + 5। नीचे में देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग पहले क्या कर देते हैं, पहले हम लोग कोशिश करते हैं लीनियर में फैक्टराइज करने के लिए, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर क्वाड्रेटिक में रहेगा, कुछ फैक्टर में रहेगा, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या ये लीनियरली फैक्टराइज हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको कि कहाँ से हम लोग लेते हैं, सो क्वेश्चन को उठाते हैं। आइए, तो क्वेश्चन को अगर हम लोग ले लेते हैं तो थोड़ी सी हम लोग जगह बनाते हैं, ये देखिएगा, ये हम लोग लिखते हैं यहाँ से, राइट भाई, ये हमारे पास वैल्यू है 3x + 5 बाई हमारे पास है x³ - x² - x + 1 dx। चेक इट, दिस इज योर इंटीग्रल प्रॉब्लम, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है,
और इसको समझिएगा, हम धीरे धीरे आपको सॉल्व करना सिखा देते हैं। चलिए हम लोग एकदम पूरे यहाँ जगह स्पेस लेकर के सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्या लेंगे सो समझिएगा। ये इंटीग्रेशन का जो अंदर का जो टर्म है फंक्शन जो x का है, उस x को हम सिंप्लीफाई करते हैं ना। तो कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ से मेरे पास है 3x + 5। चलिए नीचे में क्या वैल्यू है भाई, तो आप लोग यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x² को कॉमन ले लीजिए तो माय डियर, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है x - 1, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से आ गया x - 1। वेरी गुड। अब आगे भी अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं डियर, तो 3x + 5 डिवाइडेड बाई x² - 1 इंटू x - 1, आपके पास ऐसा वैल्यू आया। इससे भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके चलेंगे तो 3x + 5 दिस डिवाइडेड बाई, ये देखिएगा है x - 1, और ये है x + 1, और ये है x - 1। डियर देख लीजिए, ये हम लोगों ने लीनियर फैक्टर में कर दिया, बट एक जो फैक्टर है x - 1 रिपीटेड फैक्टर हो गया। तो अब इसको हम लोगों ने यहाँ से उठा लेते हैं। ये देखिए दिस क्वेश्चन कुड बी रिटन एज, ऐसा लिख सकते हैं 3x + 5 डिवाइडेड बाई, देखिए ऊपर में हमने स्टेप्स करके लिख दिया हुआ है x - 1 का होल स्क्वायर, and this is x + 1 dx. Understand? This problem could be written as, ये हम लोगों ने ऐसे सजा लिया है। ध्यान दीजिए, तो ये नीचे वाले फैक्टर को ऐसा रहे, तो यहाँ देखिएगा ये रिपीटेड फैक्टर प्लस एक कॉमन, रिपीटेड फैक्टर कौन सा है x - 1 टू द पावर होल स्क्वायर, एंड x + 1 सिंगल टाइम्स है। हो सकता है कि ये सिंगल फैक्टर के साथ में आपका क्वाड्रेटिक रह जाए, ऐसा सवाल हो सकते हैं। तो हर केस में आपको हम इसको ब्रेक कैसे करते हैं, हम इसको भी लर्न आपको अभी कराते हैं अलग से, करेक्ट है। तो 1 बाय 1 हम लोग लर्न कराते हैं, आप इसको धीरे धीरे देखिएगा ऐसा सवाल को हम लोग कैसे टेकल करते हैं। तो धीरे से हम आपको बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेने का है। तो ये हम आपको निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखते हैं, जब कभी भी ऐसा फैक्टर रहे ना, तो लिखने का तरीका ये है x - 1 होल स्क्वायर x + 1, दिस इज इक्वल टू a बाई x - 1 प्लस b बाई x - 1 होल स्क्वायर, ट्राई टू लर्न दिस वन, प्लस c बाई x + 1। ये देखिए हम लोग तीन फैक्टर को अलग अलग हम लोगों ने कर दिया है। ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट, इफ देयर आर रिपीटेड फैक्टर देन फॉलो दिस टेक्निक। अब अगर a b c का वैल्यू निकाल लें तो हमारा इंटीग्रेशन एकदम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लर्न है, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट टर्म। ओके, थोड़ा टेंस हो रहे हैं, टेंस होने की जरूरत नहीं है ना, मैथमेटिक्स है लगा के दम, है ना। तो आप पढ़े हुए भी हैं और नहीं भी पढ़े हैं तो हम स्टेप्स आपको सिखा दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू के लिए ये जो लेफ्ट साइड का फैक्टर और लीनियर वैल्यू है राइट साइड के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। हम लोग को पता लगाना है ए बी सी का मान, 3 अननोन है, 3 कंडीशन मिलेंगे। हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये देखिएगा, हमें स्टेप्स धीरे धीरे लिख रहे हैं ना, ऐसे आपको ये फास्ट तरीका से बनेगा। अभी हम तो आपको सिखाना है, इसलिए थोड़ी सी हम स्टेप्स को आपके हित में ले करके चलते हैं। आप लोग एलसीएम ले लीजिए इसका, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला वैल्यू है x + 1। ओके, यहाँ पे बोलिए तो आपको क्या मान आ रहा है, a इंटू x - 1 इंटू x + 1 प्लस b इंटू x + 1 प्लस c इंटू क्या वैल्यू है भाई, प्लस c इंटू, ये देखिएगा यहाँ से c इंटू हमारे पास आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिए, नीचे में डिनोमिनेटर टर्म इक्वल है, और ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकली बराबर है, इसका मतलब 3x + 5 जो है इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो आप देखिएगा कुछ मान हम थोड़ा सा फास्ट निकाल देते हैं आपको ना, 3x + 5 इज इक्वल टू a इंटू x - 1, और ये वाला है x + 1 प्लस b इंटू x + 1 एंड प्लस c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। ये मान हम लोगों ने लिखेंगे।
मेन इसमें ABC का मान ही निकालना है। तो अब बताइए कि आपका जो वैल्यू दिया रहता है ना, जो फैक्टर दिया हुआ है x-1 एंड फैक्टर दिया हुआ है x के नीचे वाला x+1, तो जो फैक्टर दिया हुआ है उससे 0 के बराबर इक्वेट करके और आप लोग मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो पहला केस हम लोगों ने क्या कहते हैं, केस नंबर 1, टू गेट द वैल्यू ऑफ c फॉर c, ये देखिएगा फॉर c पुट x =-1 ना, इसको हम लोग कहते हैं जीरो मेथड। जिस कांस्टेंट को हमें निकालना होता है उस फैक्टर के टर्म को 0 के बराबर इक्वेट करके आप x का मान निकाल लीजिए। तो जरा से इसमें रखिएगा, तो -3 + 5, x का मान -1 यहाँ पर रखिए, = a इंटू आपका मान ये वाला कितना हो जाएगा 0, यहाँ देखिएगा ये वाला मान 0 प्लस b का मान ये देखिएगा ये 0 हो जाएगा, प्लस c का मान -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से वैल्यू आपको ये आ रहा है 2 और ये 0 और ये वाला 0 और ये वाला वैल्यू कितना आ गया c -2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4c। तो दिस इम्प्लाइज c = 2/4, दैट इज = 1/2। ऐसे वैल्यू आपका आ गया यहाँ से। आगे देखिए हम लोगों ने कि और सा कौन सा फैक्टर दिया हुआ है माय डियर, x-1। तो x-1 जो फैक्टर क्वेश्चन में दिया रहता है उस फैक्टर को नीचे वाला को 0 के बराबर कर दीजिए, जिसको जीरो मेथड कहते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, x = 1। तो अगला मान हम लोगों ने ऐसे निकाल लेते हैं, देखिएगा नीचे वाला वैल्यू कह देंगे, ये हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, फॉर b पुट x = 1। अब x = 1 जैसे ही पुट कीजिएगा ये वाला में, तो यहाँ से देखिए 3 × 1 + 5 = x = 1 पुट करेंगे तो a टर्म आपको क्या हो जाएगा, ये a वाला a × 0 आएगा आपके पास वैल्यू, ओके, प्लस यहाँ से देखिएगा x = 1 पुट कर रहे हैं तो b × 1 + 1 आएगा, प्लस c × 0 हो जाएंगे, यहाँ देखिएगा 1 - 1 0 हो गया। तो आपके पास यहाँ 8 = 2b है, तो b = 8/2, दैट इज = 4। ये भी वैल्यू हम लोग को आ रहा है, इसको हम लोग जीरो मेथड कहते हैं। कहीं कोई टेंशन नहीं है, जो फैक्टर आपको सवाल में दिया रहे, राइट, उस फैक्टर को हम लोगों ने क्या कर देते हैं, जीरो मेथड, मतलब फैक्टर के नीचे ये कांस्टेंट टर्म के नीचे वाले फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट करके x का मान निकाल करके लेफ्ट साइड में रख दीजिए, या इस तरह से हम लोग एक एक्सप्रेशन तैयार कर लीजिए। इस एक्सप्रेशन तैयार करने से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्या फ़ायदा मिलने वाला है, यहाँ एक टर्म अभी बच गया अननोन, एक टर्म अभी आपको क्या बच गया है, अननोन। अब ये अननोन के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर क्या करेंगे, सो देख लीजिए। तो कंपेरिजन यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। b वैल्यू वी हैव गॉट इट, द c वैल्यू वी हैव गॉट इट, a का मान निकालना है। तो वैल्यू देखिएगा 3x + 5 फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट लेफ्ट आइडेंटिटी मस्ट बी इक्वल टू द राइट, ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, वही ABC का मान निकालना है। सो दैट कि इंटीग्रेशन में ऑलवेज कोशिश ये करना है कि सम या डिफरेंस में टर्म आ जाए। अगर डिवीजन और प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो ट्राई योर बेस्ट टू गेट द मैथमेटिकल टर्म इन फॉर्म ऑफ द सम एंड डिफरेंस, और सम एंड डिफरेंस में रहता है तो इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाती है तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाते हैं। तो कोशिश हमारी ये हो गई। अब यहाँ से बताइएगा तो a × x² - 1 है, प्लस bx + b है, प्लस यहाँ से देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा cx² - 2cx + c, ओके माय डियर। आप यहाँ से तुलना करो, लेफ्ट साइड में जो टर्म है, लेफ्ट साइड में टर्म है लीनियर है, हम लोग कह सकते हैं 0 × x² का कोफिशिएंट कितना है 0। इस साइड में x² का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पर a है और यहाँ पर c है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि a + c x² - a + bx + b, ओके, -2cx + c। इससे मेरे को मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए। a + c का मान लेफ्ट साइड में आपका x² है ही नहीं, कितना था 3x + 5,
तो यहाँ लीनियर है, कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो राइट साइड में भी आइडेंटिटी बराबर होने के लिए इधर लीनियर टर्म और कांस्टेंट मिलना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मान 0 होगा, तो a का मान हमारे पास -c होंगे, और c का मान हम लोगों ने निकाले हुए हैं 1/2, तो 1a वैल्यू वी हैव गॉट इट। माय डियर, एक तरीका तो ये हो गया कि हम जीरो मेथड से लगा करके b और c का मान निकाल लिए, और वहाँ से निकालने के बाद फिर हम लोगों ने एक अननोन जो कांस्टेंट अननोन फैक्टर जो रिपीटेड फैक्टर के कारण आ गया था a का मान निकाल लिया। अगर हम लोगों ने यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को इक्वेट करते, लीनियर को इक्वेट करते और कांस्टेंट को इक्वेट करते और 3 कंडीशन मिलता, तीनों को सॉल्व करते, तो फिर हम लोग का ए बी सी का मान यहाँ भी निकलता, बट बी और सी का मान हम ऊपर ही जीरो मेथड लगा करके निकाल लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को ईजी किया गया है, राइट है। तो इस तरह से रिपीटेड फैक्टर के सवाल को ऐसे आपको लगाना ही लगाना है। अब आगे आइए कि ऑलरेडी वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो मान हम लोगों ने रख देते हैं कि भाई मेरे ए क्या था, बी क्या था। तो क्वेश्चन मेरे पास ऐसे थे, देख लीजिएगा, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, गिवन न्यूमेरिकल्स ही लाइक दिस, क्या है भाई, 3x + 5 बाई x - 1 होल स्क्वायर x + 1 dx। दिस इज योर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। अस इस इंटीग्रेशन में हमारे पास वैल्यू आया था a बाई x - 1 प्लस b बाई x - 1 होल स्क्वायर प्लस c बाई x + 1। ओके, तो इसको हम लोगों ने, इस सवाल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके पास देखिए तो हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, बस वैल्यू हम रख दे रहे हैं। ये बताइए कि क्वेश्चंस में a का मान ऑलरेडी वी हैव गॉट इट -1/2 इंटू x - 1 ये है, प्लस b का मान व्हाट इज द वैल्यू 4 बाई x - 1 होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 1/2 और दिस इज 1 + x ऐसे है, और ये dx है टोटल का। बस, तो ये बताइएगा कि ये सवाल में तो हमारे पास बन गया, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्वेश्चन अगर हम लोग निकालेंगे तो -1/2 dx बाई x - 1 प्लस 4 dx बाई x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 dx बाई 1 + x या x + 1, आप जो भी लिखेंगे करेक्ट है। 3 टर्म हो गया, तीनों इंटीग्रेबल हो गया माय डियर। थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, प्रैक्टिस भी करना है, थोड़ी सी क्वेश्चंस में रहते हैं कहीं कहीं दम। अब नीचे वाला का डिफरेंशियल यहाँ लिखा हुआ है, तो -1/2 लॉग लगा देंगे x - 1, ठीक है भाई, प्लस 4। ये देखिएगा, इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आप लोग सब जानते हैं dx बाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास -1/x होता है। तो भाई यहाँ भी तो वही है ना, x - 1 का डिफरेंशियल ऊपर में dx दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख देंगे -x - 1 ऐसे प्लस 2 लॉग x + 1 प्लस c। ये आपके पास वैल्यू हो गए हैं। तो हम लोग सजाना चाहें तो सजा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट भाई। ये अगर 2 को लॉग में हम लोग देखेंगे तो 2 आपको यहाँ भी चढ़ सकता है, ठीक है, 1/√2 यहाँ भी निगेटिव होकर के चढ़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये देखिए लिख दे रहे हैं लॉग x + 1 होल स्क्वायर माइनस लॉग x - 1 √1/2 को हम लोगों ने उठा करके यहाँ ले आए, माइनस को छोड़ दिए, फिर माइनस है 4/x - 1 ये है प्लस c, और log m - n का अगर नतीजा हम लोग लिखना चाहेंगे तो मेरे पास आंसर हो गए हैं, बट दिस इज log x + 1 होल स्क्वायर, नीचे में है x - 1 √-4/x - 1 प्लस c। दिस इज योर इंटीग्रल वैल्यू। ओके, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हम लोगों ने क्या इसमें लर्न किया कॉन्सेप्ट में, एक एक करके अगर हम लोगों ने बात करेंगे
तो फर्स्ट जो गिवन प्रॉब्लम था, क्यूबिक इक्वेशन था, उसको हम लोगों ने फैक्टराइज किया। फैक्टर में एक रिफ्टेड फैक्टर मिला x-1 का और एक x+1 लीनियर फैक्टर मिला। फैक्टर ऐसा भी सवाल आपके पास हो सकता है कि ax² प्लस बी x प्लस सी प्लस समथिंग लीनियर फैक्टर x+1 या x+2 टाइप का मिल जाए, मतलब एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिले, एक लीनियर फैक्टर मिले। यहाँ पर जो फैक्टर मिला था रिपीटेड था, और जब रिपीटेड रहे तो लीनियर प्लस स्क्वायर प्लस अगला लीनियर टर्म हम ले लेते हैं, और इसमें जीरो मेथड लगा करके दो अननोन का मान निकाल लेते हैं हम लोग, और फिर कंपेरिजन करके तीसरा अननोन का मान निकालते हैं। तो जस्ट गेट इट, थोड़ा सा इसको समझना है। अब आगे हम लोग आते हैं, इसको अगर हम लोगों ने ले लिखा है तो अगला प्रॉब्लम पे आते हैं। थोड़ी सी समय लेगा समय, बट दैट इज नॉट द बिग इशू। ये देखिएगा, ये सवाल आसान है, तो हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है। सो क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। चेक इट हियर, दिस इज योर 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है I इज इक्वल टू, ये एकदम आसान है, 0 to π/2, 0 to π/2 ये है साइन रूट एक्स। जब कभी भी सवाल ऐसे है सिमेट्रिक वाला टर्म, और ये है साइन एक्स का रूट, और ये है कॉस एक्स का रूट, एंड दिस इज dx। ध्यान रखिए, लिमिट का क्वेश्चन, ये जो डिफिनिट इंटीग्रल है, इफ इंटीग्रेशन इज विद इन द सर्टेन लिमिट। थोड़ा सा टेंस हो रहा है, टेंस होने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कई सौ है। हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं उसको याद कीजिएगा। यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और उस दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को टैकल कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से हम लोगों ने बात को करते हैं ऐसे, अगर I इज इक्वल टू 0 to a fx dx है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है जो आपको कहीं कहीं दिक्कत करेगा। a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स अगर है तो ये भी डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग लिख सकते हैं a प्लस बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज प्रॉपर्टी, थोड़ा सा इसका एडवांस बड़ा भाई है। आप यहाँ से देखिए कुछ नहीं है, a की जगह पर 0 प्लस a बराबर a ही होगा, तो a माइनस एक्स। यहाँ 0 की जगह पे a है और a की जगह पर b है, मतलब नीचे ऊपर में दोनों में कुछ लिमिट रहेगा, और दोनों का जोड़ माइनस समथिंग, ये वाला टर्म को अगर हम z मानेंगे तो हम लोग लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। ये प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखेंगे कि ये दोनों लिमिट को जोड़ लीजिएगा, और x में ये दोनों का सम में से अगर घटा लीजिएगा और फंक्शन में डालिएगा तो वैल्यू बराबर ही आ जाते हैं। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, और इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोगों ने देखिए यहाँ पर यूज कर देते हैं, लगा दिए। तो I का मान हम लोगों ने यहाँ से क्या लिखा, तो देखिए तो π/2, तो 0 से π/2 है, ये नंबर 1 है, और ये इंटीग्रेशन नंबर 2 हम लोग क्या कहते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स का अंडर रूट, और नीचे में है साइन π/2 माइनस एक्स अंडर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस एक्स अंडर रूट। आई सपोज कि इसमें से आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगा, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट। ये जो आएगा मान उसको देखिए आप लोग, I का मान आपको आ गया, सिमेट्रिक टर्म आ जाते हैं, जो नीचे टर्म होते हैं ना वही बदला करके आ जाएंगे, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह पर साइन, ये इस टाइप का प्रॉब्लम में। तो हमारे पास ये देखिएगा है कॉस एक्स अंडर रूट, ये है कॉस एक्स अंडर रूट, और यहाँ पर है आपका साइन एक्स अंडर रूट। चेक इट, और ये इंटीग्रेशन नंबर 2 है। अब आप ऐसा करेंगे, एक और 1 और 2 को ऐड कर दें। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आप देखिए तो I और I लेफ्ट साइड में कीजिए, I प्लस I एडिंग 1 और 2, 1 प्लस 2, आप लोग इसको ऐड कर दें तो वैल्यू आप लोग देखिएगा लिमिट सेम रहता है, सेम टाइप का फंक्शन है, तो हम लोग एक ही बार लिमिट लगा देते हैं। I प्लस I, ये देखिए है 0 से π/2, दोनों लिमिट सेम है, और सेम के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर है साइन x, यहाँ पर है कॉस x, नीचे में सेम टर्म है, ऐड कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा साइन का अंडर रूट, ये वाला है कॉस का अंडर रूट,
नीचे में है, यहाँ से देख रहे हैं साइन एक्स का अंडर रूट प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट, ओके, एंड दिस इज द वैल्यू डी एक्स, ये आपका कट, तो दिस इज 2i इज इक्वल टू हमारे पास है 0 से पाई बाय 2, दिस इज डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 टू पाई बाय 2i इज इक्वल टू वैल्यू है पाई बाय 2 माइनस 0 और i इज इक्वल टू हमारे पास आ गया पाई बाय 2 एंड 1 बाय 2, आंसर है i इज इक्वल टू पाई बाय 4। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं, राइट, तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। साथ में अगर यही सवाल में दे दिया होता कि पाई बाय 6 से पाई बाय 3, तो पाई बाय 6 और पाई बाय 3 को आप जोड़ भी देते तो फिर हम लोग को पाई बाय 2 आ जाता। सेम रूल हम लोग लगा करके सेम क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर लिए होते। मैथमेटिक्स है डियर, थोड़ी सी नर्वस ब्रेकडाउन होने लगता है, बट डोंट गेट नर्वस, ये दिस इज द मैथमेटिक्स, दिस इज चैलेंजिंग प्रॉब्लम, और हर चैलेंजिंग प्रॉब्लम के पीछे थोड़ा सा गहरी सांस लेकर के दम लगा के चलना है, बिकॉज आपको अननोन कंडीशन में परफॉर्म करना है, राइट, तो टेंशन नहीं लेने का है, आप आराम आराम से चलते रहें और धीरे धीरे बढ़ते रहें, और ये दम लगाएं कि इफ़ यू आर स्टडिंग हार्ड एंड वी आर डिवोटिंग आवर सेल्फ फॉर द बेटर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, तो ये सोच के चले कि अरे भाई एक नंबर भी कटने नहीं देना है, हमको पूरे का पूरी परफॉर्म करना है, हम इसके लिए पढ़ रहे हैं। बाकी पास तो सब करते हैं, बट लाखों में एक कुछ लोग होते हैं, तो आप लोग लाखों में एक बनना है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए आप लोग अभी आप मेरे सामने और मेरा जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको देखिए, इसके आगे भी जो मॉडल क्वेश्चन के आगे भी है मेरे पास कुछ कलेक्शन है, वो हम लोग 1 बाय 1 करके कर देंगे। जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए हुए हैं हम 1 बाय 1 करके वीडियो डालते जा रहे हैं, आप लोग आप देखते जाइए और इसको परफॉर्म करते जाइए, और मेरे साथ थोड़ा सा हाथ भी चलाइए, खाते पीते रिवाइज करते हुए। और ये देखिएगा कि आगे साइंस पढ़िएगा याद है और टेक्निकल कॉलेज में जाएगा, नहीं भी पढ़िएगा तब भी आपका कम से कम रिजल्ट ऐसा आ जाएगा जो कि सम्मानजनक रहे कंडीशन में रहेगा। वेर एवर यू विल गो टू फेस द इंटरव्यू, योर मार्कशीट विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर कि ओह दिस गाइज इज वेरी सिंसियर फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ना। जब कभी आपका जो मार्कशीट किसी के हाथ में पड़ेगा ना, तो वो देख कर समझ अरे यार ये बंदा तो शुरू से सिंसियर है, जब इसको हम रख लेंगे और मेरे साथ अगर जुट जाएगा तो ये बंदा मेरे को एक्स्ट्रा फिदर लगा करके आगे उड़ाएगा ही उड़ाएगा। तो आपकी सिंसियरिटी ये शो होती है, और पीछे अगर नहीं भी चले हैं तो फिलहाल अभी आप लोग लग जाए ना। तो दम लगा करके चलना है थोड़ी सी, क्योंकि हर टफ काम के पीछे में देखते हैं ना, ढलान में चलना बहुत ही आसान होता है, बट चढ़ाई पे चढ़ना थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है। तो अभी आप लोग को कौन सा स्लोप पर, आप अपवर्ड मोशन में हो ना, आप तो चढ़ाई चढ़ रहे हो, तो सर्टेनली आपको दम लगाना होगा। जब आप लोग टॉप पे परफॉर्म कर लोगे ना, उसके बाद गेट रिलैक्स्ड, ठीक है, उसके बाद गेट रिलैक्स कि भैया हम लोगों ने वहाँ पर बेस्ट परफॉर्म कर दिया है, टॉप पे पहुँच गए हैं और टॉप रिजल्ट आ गया, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सर बोले थे एक दिन, ठीक है, कि लाखों में एक बनना है तो लाखों में एक जैसा मेहनत करना पड़ेगा। भीड़ तो पूरी दुनिया चल रही है, लोग तो सब फॉलो भीड़ के भाव में चल रहे हैं, बट भीड़ से हट करके ना, और ज़माना से थोड़ा सा हट करके काम करने वाले लोग ही विनर होते हैं। ये हमेशा हम आपको कहते रहते हैं, और आज भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि कुछ लोग ट्रेडिशनल है, हर चीज़ को चलते हुए रास्ते में जो रास्ता बना हुआ उसी को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग जो है उन नया रास्ता चुनते हैं, और कुछ लोग जो नया रास्ता चुनते हैं उससे बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, लेकिन वही डिफ़िकल्टीज को जब आप पार कर जाते हैं तो आप स्टार हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप स्टार बने, ये हमारी दुआ है, हमारी मनोकामना है, इसीलिए तो आपके साथ लगे हुए हैं ना, अदरवाइज सब लोग कर रहे हैं, करते रहते हैं। बट मेरी मंजिल है कि जिस तरह से स्टार चमकते रहता है और मेहनत करने से उसमें एनर्जी निकलते रहता है और गर्मी पैदा होते रहता है, आप मेहनत करो, आप हमेशा चमकते ही रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग प्रॉब्लम को लेकर के, ठीक है भाई। अब थोड़ी सी हम लोग यहाँ से प्रॉब्लम को लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया माय डियर, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए हैं, तो चलिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन, लेट मी राइट दिस वंस, तो थोड़ी सी हम लोग इसको साइड कर देते हैं। ये मेरा देखिए 12 नंबर इक्वेशन है, हम कम जगह में ही कोशिश किए हैं सॉल्व करने का, एंड आई विल सॉल्व ऑल दैट वंस इन ए सिंगल पेज। तो देखिए यहाँ से मेरे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी, डिफरेंशियल इक्वेशन से रहेगा ही y dx
माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन। तो भाई ये समस्या को देखिए कि कैसे हम लोग कर लेते हैं। तो ऐसा है y dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये हम लोगों ने ऐसा काम कर देते हैं। ध्यान रखिए, जब कभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को एक साथ करना चाहिए और बाकी वाला फैक्टर को इस तरह से अरेंज करें कि हमें इंटीग्रेबल फॉर्म बड़ा आसानी से दिखने लगे। अगर ये हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो x प्लस 2y स्क्वायर नीचे की ओर आ जाएगा। नो, टर्म बाई टर्म हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास हम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि भाई हम इसको ऐसे कर लेते हैं, y dx बाई dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर कोई कहेगा कि सर हमको ऐसा मन कर रहा था dy बाई डी एक्स, अगर ऐसे मान लिखते तो आपके पास आ जाता y बाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर। इसमें टर्म बाई टर्म करना आपका हाथ फंस जाता, तो इट्स ए लिटिल बिट डिफिकल्ट अरेंजमेंट आपके लिए हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, चीज़ को पलट दिया। अब पलट दिए तो जब कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन टर्म कोई टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो टर्म बाई टर्म हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और ये पहला हम लोग को स्टेप्स मिल जाता है। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर बाई वाई, वी कैन राइट लाइक दिस वन। अब आगे बढ़िए, जैसे ही हम लोग ऐसे लिख लिए हैं राइट ना, तो मेरे पास ये एक समस्या का समाधान यहाँ से तुरंत मिलने वाला है। ध्यान दीजिए, हम लोग ये चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस, ये डिवाइड कर दीजिएगा तो हम लोग को मिलेगा 2y। अब ऐसा कीजिएगा डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई, ऐसे कीजिए एंड दिस इज इक्वल टू 2y। हम लोग सब पढ़े हैं कि अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो या dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू हो, तो दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। दोनों का दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को आता है e टू दी पावर पी डी एक्स और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखिए, e टू दी पावर पी डी वाई। यहाँ पर p जो है नीचे वाला में y का फंक्शन होगा, ऊपर वाला में x का फंक्शन होगा। इसको दो फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट वाला जनरली कॉमन है जो सबको दिमाग पे रहता है। अगर फर्स्ट में आपको अरेंज नहीं हो रहा है तो तुरंत थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाइए। हाँ, लाखों में एक बनना है तो लाखों में एक हट करके आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं कि अगर फर्स्ट फॉर्मेट जो जनरल हम लोग को ट्रेंड पता रहता है उसमें अरेंज नहीं हो पा रहा है इंटीग्रेबल फॉर्म में, तो ट्राई योर बेस्ट टू अरेंज इन द सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म में हम लोग बहुत आसानी से अरेंज हो गया। तो ध्यान दीजिए कि जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे बात को, तो मेरे पास में क्या निकल रहा है ये देखिएगा, फॉर्मेट आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम लोग निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1 बाई वाई और ये डी वाई होगा माय डियर, ई इक्वल टू माइनस ये वैल्यू कितना है लॉग वाई और ई टू दी पावर माइनस को हम लोगों ने हटा दिया। ये देखिए तो लॉग 1 बाई वाई और ये वैल्यू हम लोग को 1 होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट 1 बाई वाई। सो वी हैव गॉट द रिजल्ट। हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x, इंडिपेंडेंट किसको मान लिया है y, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू c प्लस, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी वाई, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाई वाई, दिस इज c प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान मेरे पास कितना है 1 बाई वाई इंटू क्यू की जगह पर कितना है माय डियर, ये देखिए तुलना कीजिए, दिस इज 2y एंड दिस इज dy, कट कट। आई थिंक सो कि यू हैव गॉट द रिजल्ट। x बाई वाई इज इक्वल टू c प्लस 2 इंटू
dy. So result is equal to x by y is equal to c plus 2y. This is your answer. This is your answer. This is the differential equation and this is good. हम आपको कहेंगे कि इस चीज़ को जरूर समझिए. हमने यहाँ पर फॉर्मेट लिख दिया हुआ है. There are two differential equation format. This is linear differential equation. Here x is independent, y is dependent. यहाँ पर रिवर्स कर दिया हम लोग, y is independent, x is dependent. If this is generally हम लोग ये दिमाग में रहता है. और अगर इसमें फॉर्मेट सवाल अरेंज नहीं हुआ है तो ट्राई योर बेस्ट कि हम सेकेंड फॉर्मेट को चेक कर लें. अक्सर ये एग्ज़ाम में होता है. एग्ज़ाम प्रेशर के कारण समझ ही रहे ना कि एग्ज़ाम प्रेशर के कारण जो चीज़ आता है ना, एग्ज़ाम तो डर सबको लगता है. एग्ज़ाम एक ऐसा है ना जो सबको बढ़िया बढ़िया पहलवान जी को भी डरा के रखता है ना. जहाँ एग्ज़ाम के बात हो जाए, अरे यार परीक्षा देना है, तो ये तो सबके साथ लगा हुआ है. बट हम कहते हैं ना, किताब से दोस्ती कर लो, कंसेप्ट से दोस्ती कर लो, प्रॉब्लम से दोस्ती कर लो. और अगर आपके कुछ मित्र लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टेंस को दूर कर रहे हैं, तो आप उससे भी आप दोस्ती रखिए, पढ़ाई लिखाई का डिस्कशन करते रहिए. और एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म करना है, इस पे भी दिमाग हमेशा रखिए. एंड कीप योर फेस स्माइलिंग बिकॉज स्माइल कॉस्ट नथिंग, इट गिव्स ऑल थिंग्स. आप समझ रहे हैं ना कि आपके पास जो आपका मुस्कुराहट है, बहुत टेंस में माथा को दर्द दे रहा है, इस तरह से ऐसे ऐसे बहुत कुछ नहीं करना है ना. आप एकदम लगे कि हाँ यू आर इंजॉइंग द सब्जेक्ट, तो उस हिसाब से आपको पढ़ते रहना है. बहुत ज़्यादा टेंस होकर के नहीं चलना है कि परीक्षा है तो हम लोग एकदम बस भूत बन गए हैं. इट नॉट लाइक दैट. मस्ती में आप पढ़ते रहें और निकालते रहेंगे. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी तीन वेक्टर है. ए प्लस लेमडा इज परपेंडिकुलर टू सी. देन फाइंड करने के लिए कह रहा है कि भाई लेमडा का मान आप लोग निकालिए. ओके, तो ये सवाल को, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई क्वेश्चन में दम तो है नहीं. तो हम लोग यहाँ से देखिए यहीं पे निकाल दे रहे हैं आपको ना. चेक इट. थोड़ी सी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हम आपको लिख रहे हैं तो इस चीज़ को बियर कीजिए. पहले जैसे इसे कह रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पर मान लिख दे रहे हैं और यहीं वैल्यू निकल जाएगा. ए आप वेक्टर का क्वेश्चन है ना, ए है, बी है और सी है. ए प्लस लेमडा बी का मान यहाँ देखिएगा, ए प्लस लेमडा बी. तो माय डियर ए का मान हमारे पास है, हम लिख दे रहे हैं 2i 2j ओके प्लस 3k. और लेमडा का मान है तो लेमडा लगा दिया यहाँ से, तो लेमडा रख दिया -i. ऐसा करते हैं कि इतना लंबा कह ले करें, हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना बी में, तो माइनस लेमडा. ये देखिएगा हम लोगों ने अगर ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, लेमडा बी है ना, लेमडा बी है तो लेमडा से मल्टीप्लाई किए माइनस लेमडा आई. ये देखिए हम लोग माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे प्लस लेमडा के प्लस लेमडा के. ये देखिए तो दिस वैल्यू कम्स आउट. ये देखिए हम लोगों ने बहुत ही आसानी से लिख रहे हैं आई को आई के साथ, तो 2 माइनस लेमडा आई है. ये देखिए एंड दिस इज 2 प्लस, तो 2 प्लस 2 लेमडा और यहाँ पर क्या है माय डियर, जे है. और यहाँ से देखिए 3 प्लस लेमडा आपके पास क्या है डियर, के है. ये देखिए आपके पास वैल्यू आ गया है ए प्लस लेमडा बी का मान है. ओके, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है. अब ये कह रहा है कि सी के साथ परपेंडिकुलर है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं सी के पास में कि ए प्लस लेमडा बी ओके ऐसे डॉट सी इज इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर है तो ए प्लस लेमडा बी हम लोगों ने वेक्टर निकाल लिया एडिशन करके, और सी के साथ परपेंडिकुलर है तो सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हमने 0 कर दिया. और सी में यहाँ से देखिए जो चीज़ नहीं रहता है उसको आप लोग समझिए कि 0 है. तो के यहाँ नहीं दिया हुआ है ना, के यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, तो आई को आई के साथ लगा देते हैं. तो आई को आई के साथ यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आई है तो देखिएगा 3 इंटू ये देखिए ये नंबर और इसके साथ आई डॉट आई 0 हो जाएगा. 3 इंटू 2 माइनस लेमडा. अब यहाँ से बोलिए कि भाई मेरे यहाँ पर जे है, जे का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर है
प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस, यहाँ से बात को बोलिए, सी में तो माय डियर के का कोफिशिएंट है ही नहीं है, तो 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 बराबर 0। करेक्ट है? बस मेरा बात बन गया है डियर। यहाँ से देखिएगा हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, तो 6, ये देखिए तो वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग यहाँ पर, तो वैल्यू ये यहाँ से हम लोग ये लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ से 6, ध्यान रखिएगा, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब आ गया 8, देख रहे हैं ना, ये आपको 8 आ गया, और 3 लैम्डा और 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू हमारे पास 8 आंसर में आ गए हैं। चेक कीजिए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। वंस मोर आई विल रिपीट द होल प्रोसेस। यहाँ देखिए 2i है, 2j है, 3k है, b इक्वल टू -i है, 2j है एंड k है। अब ये कह रहा है कि a प्लस बी लेमडा का मान निकालिए, तो a प्लस बी लेमडा, a का मान है 2i 2j 3k, रख दिया भाई 2i 2j 3k। b में लेमडा -i था तो माइनस यहाँ पर 2j और लेमडा k रख दिया। ओके, अब यहाँ देखिए जैसे जैसे कह रहा है ना, ये सब यूनिट वेक्टर है, ये सब यूनिट वेक्टर है, और ये आपका लेमडा हम लोगों ने मान रख दिया। अब ये भाई एडिशन कह रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, i को i के साथ जोड़ दिया, तो 2 माइनस लेमडा, ये 2j था, यहाँ पर 2 लेमडा, j का कोफिशिएंट कर दिया, 3 प्लस लेमडा इंटू k कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो सम हम लोग निकाले वो c वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन होता है, जो वेक्टर आया और जो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो 2 वेक्टर का सम वेक्टर ही बनेगा ना, और ये तीसरा वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। सी में हमारे पास i और j है, तो k है ही नहीं, k का कोफिशिएंट को 0 कर दिया। तो अब बताइए यहाँ से कि हमारे पास यहाँ पर 3 है, 3 और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या कहते हैं, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1। तो हमारे पास i डॉट i को साथ में यहाँ पर है 3 और यहाँ पर 2 माइनस लेमडा, तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस यहाँ पर देखेंगे c का मान क्या था, j का मान, j का कोफिशिएंट 1 है 1, और यहाँ पर हम लोग को 2 प्लस 2 लेमडा था, और यहाँ से k तो था ही नहीं, k नहीं था तो 0 लगा दिया, यहाँ 3 प्लस लेमडा तो ये 0 हो गए। अब 3 2 जा 6 माइनस 3 लेमडा और यहाँ पर 2, तो 6 2 8 हो गए, और माइनस 3 लेमडा और 2 लेमडा, लेमडा का मान 8 हो गए। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई बहुत बड़ी समस्या उठी होगी, राइट। तो ये हम लोगों ने बी पार्ट का भी सॉल्यूशन ले लिया हुआ है। अब लास्ट बच रहा है हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चंस है, दैट इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, क्वेश्चंस हम लोग के पास में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लेते हैं। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाइज, चलो भैया एक डाई है, लूडो वाला गोटी जो होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, राइट। If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. Wow! अगर वो डाइस को फेंकती है वो लड़की, तो 5 और 6 आते हैं तो कॉइन को 3 बार टॉस करती है। 5 और 6 नंबर आते हैं, 5 या 6 आ जाता है तो कितना बार कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। 3 बार टॉस करने का मतलब हेड टेल मतलब सिंपल स्पेस में 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएंगे, राइट। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। अगर उनको 1 2 3 4 आ जाते हैं डाइस पर, तो कॉइन को इफ सी टॉसेस ए कॉइन वंस, कहता है इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4 सी टॉसेस ए कॉइन वंस एंड नोट वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। भाई चलो भाई 1 से लेके 4 तक कोई नंबर आते हैं तो उनको ये कॉइन को 1 बार करते हैं, और हेड आया कि टेल आया, दोनों में से कोई संभावना है ऑब्टेन। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्री 1 2 3 4 विद द डाई। भाई हेड तो दोनों में आ रहा है, 5 6 आएगा तब भी हेड आ रहे हैं, और हमारे पास 1 2 3 4 भी आ रहे हैं और तब भी कॉइन को फेंक रहे हैं, तो हेड आने की संभावना है। तो ये कह रहे हैं कि क्या संभावना है कि हेड एग्जैक्टली आया है, जब वो 1 2 3 4
आया था डाइस पर, उस वाला केस में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। मतलब इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है और दो कंडीशन है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को हम लोग बेज थ्योरम से एक्सप्लेन करते हैं ना। तो उसी के आधार पे ये प्रॉब्लम है, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर देते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए इसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको बना देंगे प्रॉब्लम को। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग कह देते हैं कि इवेंट्स, देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 4 when dice is thrown। तो प्रोबेबिलिटी PE का मान हम लोगों ने लिख दिया PE1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 4 मतलब 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। दूसरा हम लोग कह देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 राइट व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। तो हमारे पास 4 नंबर है और ये 6 है, तो दिस इज इक्वल टू 2/3। भाई ये तो हम लोगों ने E1 E2 इवेंट्स मान लिए कि जब हम डाइस को फेंक रहे हैं तो 5 6 आया, और दूसरा को हम लोगों ने कह दिया, तो हम लोगों ने ये क्या कह दिया, दूसरा है कि जब 1 2 3 4 नंबर आया तब ये प्रोबेबिलिटी होगा। अब हम लोग कहते हैं ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग, ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग क्या चीज़, सिंगल हेड। तो अगर हमारे पास ये कह देंगे, ध्यान रखिएगा, अगर 2 4 आ गया, 2 4 हम लोग को नंबर आएगा मतलब E1 इवेंट्स हुआ होगा, तो हम डाइस को 3 बार फेंकेंगे। डाइस को कितना बार फेंकेंगे, 3 बार। तो हम लोगों ने कहेंगे ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग हेड, ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग हेड। तो अब ये बताइएगा कि अगर हम लोगों को E1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मान लिया विथ E1, ठीक है भाई। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है E1 मतलब जब हमको 4 और कितना नंबर है, 5 और 6 आया होंगे, और उस समय जब हम लोगों ने डाइस को फेंका तो 4 और 5 और 6 आए होंगे, उसके बाद हम 3 बार कॉइन को फेंक उछाले, तो उस समय एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड वाला आने की प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोगों ने बात करेंगे सैंपल स्पेस हेड के लिए, ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग सैंपल स्पेस हेड हेड और हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड टेल हेड हेड। ये देखिए, ये हमारे पास आया 3 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 1 टेल, इस ऑर्डर में आ सकते हैं। अगर हम लोग कह देंगे हेड टेल टेल हेड टेल हेड और टेल हेड, ऐसे टेल टेल हेड, ये देखिए तो हमारे पास आ गया हेड टेल टेल, और अगला वैल्यू हम लोग के पास में आएगा हेड टेल टेल आ गया है, हेड टेल, और ये रुकी एक एक हेड वाला हम लोग को आना है। तो एक एक हेड वाला आएगा तो हम लोगों के वैल्यू यहाँ से कह देंगे टेल हेड टेल, और हम लोगों ने कह देंगे टेल टेल हेड, और अगला नाम कह देंगे टेल टेल टेल। आई थिंक सो दिस इज द सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में जो हमारे पास आ रहा है एक बार हेड, यहाँ भी एक बार हेड आ रहा है, यहाँ भी एक बार हेड आ रहा है, यहाँ भी एक बार हेड आ रहा है, टोटल सैंपल स्पेस कितना है भैया, तो 3/8। ये वाला वैल्यू हम लोग का कितना आया है, 3/8। अब हम लोग कह देंगे प्रोबेबिलिटी ए हेड व्हेन 1 2 3 4 5 विल कम, 1 2 3 4 5 विल कम। तो हमारे पास ये इवेंट्स है हेड टेल हेड और टेल, तो वैल्यू हमारे पास ये वाला आ गया है 1/2, 1/2। ये देखिएगा हेड, एक बार अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की संभावना, एक हेड आने की संभावना 1/2 होगा। ये कब हम लोग कर रहे हैं, जब हम डाइस को फेंके हुए थे तो 4 नंबर 1 2 3 4 आया था, तो हम कॉइन को एक बार उछाले थे, एक बार उछाले तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या कहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन वी विल गेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नंबर ऑन द डाइस। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि भाई मेरे प्रोबेबिलिटी, हम लोग को ये लड़की क्या कह रही है, ये सवाल को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सवाल को फाइनली जो निकालना है किस कंडीशन का है भाई, तो कह रहा है कि इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। चलो भैया हम लोग को निकालना है E2/A, प्रोबेबिलिटी निकालना है
PE2 बाई A, ये हम लोग को निकालना है। PE2 बाई A हम लोग को जब अगर हम लोग को 4 5 6 1 2 3 4 आया है, उस केस में एग्जैक्टली 1 हेड आने की संभावना, तो हम लोग बेज थ्योरम ये कहता है, अगर ये निकालना है तो निकालने के लिए हम लोग को ये कहते हैं PE2 इंटू, ये देखिए हम लोगों को ऐसे चल देते हैं, यहाँ से निकालते हैं। हाँ देखिएगा ना, फिर से हम लिखते हैं इसको PE2 बाई A, PE2 बाई A, दिस इज इक्वल टू PE2 इंटू PA बाई E2। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है, दिस इज इक्वल टू PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2। दिस इज योर वैल्यू, जस्ट पुट दिस वंस। तो भाई हमें तो सब है, हेड तो दोनों कंडीशन में आ रहे हैं। हेड इफ यू आर गेटिंग द 5 6 नंबर, स्टिल वी आर गेटिंग द हेड, ये 1 नंबर में था। एंड इफ यू आर गेटिंग 1 2 3 4, स्टिल वी आर गेटिंग द हेड बाय टॉसिंग द कॉइन। इस कॉइन को हम लोग इसमें एक बार कर रहे थे, इसमें 3 बार उछाल रहे थे। हम लोगों ने सब का मान निकाल रखा है। PE2 का मान माय डियर हमारे पास कितना है, रख दीजिए वैल्यू। PE2 इज इक्वल टू 2/3, ये देखिए दिस इज द वैल्यू 2/3। अब PA बाई E2 का मान है 1/2, दिस डिवाइडेड बाई PE1 का मान है 1/3 इंटू PA बाई E1, दिस इज 3/8, वेरी गुड, प्लस PE2 का मान हमारे पास 2/3, वेरी गुड, इंटू PA बाई E2 का मान हमारे पास है 1/2। चेक इट एंड कैलकुलेट। ये बेज थ्योरम है, बेज थ्योरम है कि दो हमारे पास घटना घट रही है। ये आपके पास हेड आने की संभावना 2 जगह पर है। अगर 4 और 5 आएंगे तो हम कॉइन को 3 बार टॉस किए हैं, उसमें भी एक हेड आने की संभावना है। और अगर हमारे पास 1 2 3 4 आ रहे थे, उसमें कॉइन को हम एक बार टॉस किए हैं, उसमें भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी। सारा को ले लिए हैं तो सैंपल स्पेस में दोनों इवेंट्स ले लिया, और जो चाहत वाला है तो चाहत वाला कौन सा है, 2 वाला इवेंट्स था। तो माय डियर इसको उड़ा लो ऐसे ऐसे, इसको भी ऐसे ऐसे, दिस वे। तो अब हमारे पास देखिए तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/8 प्लस 1/3। चेक करें माय डियर इसको। तो आई सपोज कि यूड हैव गॉट इट दिस वंस 1/3 डिवाइडेड बाय, ये देखिएगा है 24, और यहाँ से 3 प्लस 8, ओहो, दिस इज इक्वल टू 1/3 एंड दिस इज 24, और ये वैल्यू आ जाएंगे 11। तो दिस इज 8, आई थिंक सो वी हैव गॉट द रिजल्ट 8/11 ANS। दिस इज योर आंसर। ओके, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए है, कंडीशनल बेज थ्योरम के आधार पे है, और बेज थ्योरम से एक प्रॉब्लम आते रहते हैं। और इफ़ नेसेसरी आई विल डिस्कस इन द सेपरेट क्लास बेज थ्योरम। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डर होना चाहिए, क्योंकि डर के आगे माय डियर जीत है। ओके।